अरे, आप लोग अभी भी तैयार नहीं हुए? बैंड बाजे वाले आ गए हैं। बारात निकलने का समय हो रहा है। थोड़ा जल्दी कीजिए। आप लोग। रेखा हड़बड़ाहट में तेजी से कभी किसी कमरे का दरवाज़ा खटखटा रही थी तो कभी किसी का। गेस्ट हाउस में ठहरे सभी मेहमानों को उन्होंने 10 मिनट तक हॉल में एकत्र होने का अल्टीमेटम दे दिया था। अपने मंझले बेटे अभय की शादी को लेकर रेखा बहुत ही उत्साहित थी। दिल्ली वाली बहन को जल्दी तैयार होने की हिदायत देकर वह जैसे ही कमरे से बाहर निकली, उन्होंने अपने सामने अभय को खड़ा देखा। कितना प्यारा लग रहा है तू, किसी की तुझे नजर ना लग जाए। रेखा ने यह कहते हुए अभय के कान के पीछे हल्का सा काजल लगा दिया। अब तो दूल्हा भी तैयार होकर आ गया। आप लोग और कितना तैयार होंगे? रेखा नीचे के हॉल से ही चिल्लाई। दूल्हे को हॉल में पहुंचता देख बैंड बाजे वालों ने भी अपना काम शुरू कर दिया। कुछ ही देर में सभी मेहमान हॉल में एकत्र हो गए। शहरा पहनाने की रस्म के बाद अभय को घोड़े पर बैठाया गया और गेस्ट हाउस से सीधे सभी लोग बैंड बाजे के साथ नाचते हुए मंदिर तक गए। भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद बारात ने उस होटल के लिए प्रस्थान किया जहां शादी होनी थी। कुछ ही देर में बारात होटल पहुंच गई। यहाँ बहुत ही धूमधाम से अभय और सारिका की शादी हुई। शादी के बाद जब सारिका अपने ससुराल आई तो रेखा ने सभी परिचितों और रिश्तेदारों से सारिका का परिचय कराते हुए कहा, यह हमारी गोल्ड मेडलिस्ट बहू सारिका है। पढ़ाई में ही नहीं, हर काम में निपुण है। अभय और सारिका 4-5 सालों से एक दूसरे को जानते थे। दोनों ने एक साथ इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। इंजीनियरिंग के तीसरे सेमेस्टर में अभय और सारिका के बीच की दोस्ती प्यार में बदल गई थी। दोनों ही पढ़ाई में बहुत होशियार थे और उन्होंने अपने प्यार का असर पढ़ाई पर नहीं होने दिया। सारिका ने ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडल हासिल किया और इसके बाद वह एमबीए करने के लिए लंदन चली गई। अभय ने इंजीनियरिंग करने के बाद एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी शुरू कर दी। सारिका जब एमबीए की पढ़ाई कर भारत लौटी तो उसे एक प्राइवेट कंपनी में बहुत ही अच्छे पैकेज पर नौकरी मिल गई। सारिका का पैकेज अभय के पैकेज से काफ़ी अधिक था। ऐसे में अभय के मन में असुरक्षा की भावना आने लगी कि कहीं सारिका उसके हाथों से निकल ना जाए। वह किसी भी कीमत पर सारिका को खोना नहीं चाहता था। नौकरी की वजह से सारिका की व्यस्तता भी बढ़ती गई। दोनों एक ही शहर में होते हुए भी सप्ताह में सिर्फ एक दिन कुछ ही घंटों के लिए मिल पाते थे। अभय ने सारिका पर जल्दी शादी करने का दबाव बनाया और शर्त रखी कि शादी के बाद कुछ सालों तक वह नौकरी नहीं करेगी। शुरू में तो सारिका इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे वह अभय की बातों में आ गई और उसने उसकी शर्त मानते हुए शादी की हामी भर दी। इसके बाद अभय और सारिका के परिवार वालों ने भी इस शादी को स्वीकृति दे दी और शादी की तारीख तय की। शादी के लिए अभय को बहुत मुश्किल से 10 दिनों की ही छुट्टी मिली थी। ऐसे में शादी के 2 दिन बाद ही अभय और सारिका घूमने के लिए मनाली चले गए। मनाली से आने के 3-4 दिन बाद रेखा ने घर के ड्राइंग रूम में परिवार के सभी सदस्यों को एकत्र किया। उसने सभी से कहा, घर में किसी तरह का कलह ना हो, इसीलिए उसने कुछ नियम बनाए हैं जिससे सभी के हिस्से में कुछ ना कुछ काम आ जाए। छोटी बहू सारिका के जिम्मे परिवार के सभी सदस्यों के लिए नाश्ता बनाना होगा, जबकि रात को खाना बनाने की जिम्मेदारी बड़ी बहू छाया की होगी। दिन में खाना मैं और सारिका मिलकर बनाएंगे। जो किचन में जब काम करेगा उस समय के बर्तन भी वही धोएगा। अभी सारिका इस घर में नई नई आई है, इसीलिए उसे कुछ दिन कोई काम नहीं करना होगा। यह नियम अगले महीने की पहली तारीख से लागू होगा। दरअसल छाया सरकारी स्कूल में विज्ञान की अध्यापिका थी और स्कूल घर से दूर होने के कारण उसे सुबह 6 बजे ही घर से निकलना पड़ता था। वह शाम को 4 बजे के बाद घर लौटती थी। अभय की शादी होने तक परिवार के सभी सदस्यों के लिए नाश्ता और दोपहर का खाना रेखा बनाती थी। परिवार में रेखा के पति और 2 बेटों
और बहुओं के अलावा छोटा बेटा विवेक भी था, जो कि बीकॉम कर रहा था। सभी ने रेखा को कई बार समझाया कि घर में खाना बनाने के लिए किसी को रख ले, लेकिन उनकी जिद थी कि वह किचन में किसी भी बाहर वाले को नहीं आने देंगी। यही वजह थी कि तबीयत ठीक न होते हुए भी रेखा किचन में हमेशा लगी रहती। सिर्फ रात को उन्हें आराम मिलता था, जब किचन की जिम्मेदारी छाया संभालती थी। सारिका ने किसी के सामने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन अपने कमरे में आते ही वह अभय पर चिल्लाई, अभय, यह सब क्या है? तुम मुझे यहाँ अपनी फैमिली के लिए खाना बनवाने के लिए लाए हो? हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम मी? मैंने अपने घर में कभी खाना नहीं बनाया और मैं यहाँ इतने सारे लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी? आई कैन नेवर डू दिस। तुम भूल रहे हो कि आई एम गोल्ड मेडलिस्ट। इतनी पढ़ाई मैंने किचन में ब्रेकफास्ट बनाने या बर्तन धोने के लिए नहीं की। मैं कल ही जा रही हूँ इंटरव्यू देने। मैं नौकरी करूँगी और मैं अब तुम्हारी किसी बात में नहीं आऊँगी। चिल बेबी, शांत हो जाओ। मेरे होते हुए तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं करूँगा ना माँ से बात। तुम्हें किचन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। अभय ने सारिका से हंसते हुए कहा। सारिका भी अभय की यह बात सुनकर शांत हो गई। अभय ने सारिका को तो शांत करवा दिया, लेकिन माँ से बात करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। अगले महीने की पहली तारीख भी आ गई। रेखा सुबह 8 बजे से किचन के सामने रखी कुर्सी पर बैठकर सारिका के आने का इंतज़ार करती रही। विवेक भी कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गया था और वह डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ते का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन ना तो नाश्ते का कोई अता पता था और ना ही सारिका का। रेखा ने सारिका को कई बार आवाज़ भी लगाई, लेकिन वह नहीं आई। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद रेखा अभय के कमरे के बाहर पहुंची और दरवाज़ा खटखटाया। अभय ने दरवाज़ा खोला और माँ को कमरे में आने के लिए कहा। अभय को भी यह याद नहीं था कि उस दिन महीने की पहली तारीख है। रेखा ने देखा कि सारिका बेड पर आराम से लेटकर अपने मोबाइल फ़ोन पर देख रही है और उनके कमरे में आने के बाद भी वह ना तो उठी और ना ही उसने रेखा की तरफ देखा। यह सब क्या है अभय? कम से कम तुम्हें तो याद होना चाहिए था कि आज महीने की पहली तारीख है और आज से सारिका को सुबह का नाश्ता बनाना है। विवेक कब से नाश्ते का इंतज़ार कर रहा है। रेखा ने गुस्से से अभय से कहा। माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि किसी खाना बनाने वाले को रख लो, उसके पैसे मैं दे दूँगा। सारिका को किचन में कोई इंटरेस्ट नहीं है और इनफैक्ट उसे कुछ बनाना आता भी नहीं है, और वैसे भी वह बहुत पढ़ी लिखी है, गोल्ड मेडलिस्ट है, शादी के पहले इतनी बड़ी कंपनी में काम करती थी। उससे नाश्ता बनवाना या बर्तन धुलवाना क्या अच्छा लगेगा? अभय ने धीरे से माँ को देखते हुए कहा। वाह बेटा, क्या खूब कहा तूने। तू तो अभी से बीवी का गुलाम हो गया। क्या तेरी भाभी छाया पढ़ी लिखी नहीं है? क्या वह नौकरी नहीं करती है? उसने भी तो एमएससी में टॉप किया था। उसने तो कभी ऐसा नहीं कहा। और तेरी माँ क्या पढ़ी लिखी नहीं है? सारिका को खाना बनाना नहीं आता तो क्या सीख नहीं सकती? मैं हूं ना सिखाने के लिए। और यह तो तुझे पता ही है कि मेरे जीते जी इस किचन में कोई बाहर का व्यक्ति आकर खाना नहीं बना सकता है। रेखा की आवाज़ में गुस्सा था। रेखा के कमरे में आने के बाद भी सारिका अपने मोबाइल पर फेसबुक देखती रही। यह देखकर रेखा का गुस्सा और बढ़ गया, लेकिन उन्होंने उस समय सारिका को एक शब्द भी नहीं कहा। रेखा गुस्से में कमरे से बाहर आ गई। उसने देखा कि विवेक बिना नाश्ता किए ही जा चुका है। कुछ देर बाद बड़ा बेटा अजय और अभय भी नाश्ता किए बिना ऑफिस चले गए। बाद में रेखा ने अपने लिए और पति के लिए नाश्ता बनाया, लेकिन सारिका के लिए कुछ नहीं बनाया। सारिका काफ़ी देर तक इंतज़ार करती रही कि शायद कोई उसे नाश्ता करने के लिए बुलाएगा, लेकिन जब 12 बजे तब किसी ने नहीं बुलाया तो उसने परेशान होकर अभय को फ़ोन किया। अभय, तुम्हारी फैमिली तो मुझे भूखा मार डालेगी। 12 बज चुके हैं और अभी तक ना तो किसी ने मुझे चाय दी है और ना ही ब्रेकफास्ट। पता नहीं लंच भी देंगे या नहीं। आई एम रियली फेड अप। मैंने इस घर में नहीं रहना, बहुत हो गया। तुम आज ही कोई नया घर देखो, हम अलग घर में रहेंगे। एंड आई एम रियली सीरियस। सारिका बहुत ही आक्रामक स्वर में बोली। अभय ने घर आने के बाद सारिका को बहुत समझाया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिरकार सारिका की जिद के आगे अभय को झुकना पड़ा और उन्होंने अलग 3 कमरे का फ्लैट किराए पर ले लिया।
अभय को अपना घर छोड़ते हुए दुख तो हो रहा था, लेकिन वह बेबस था। शुरू में तो कुछ दिन सारिका और अभय परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए नियमित रूप से आते रहे, लेकिन धीरे धीरे उनका आना कम होता गया। फिर कभी कभी अकेले अभय ही आते जाते घर आ जाता था। सारिका ने पहले दिन से ही घर में खाना बनाने और घर के अन्य कामों के लिए मेड रख ली थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। अभय को परिवार से अलग हुए 2 साल बीत गए थे। सारिका ने भी एक कंपनी में नौकरी करना शुरू कर दिया था। एक दिन सुबह 9 बजे अभय रोज की तरह ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसके मोबाइल पर बड़े भाई अजय का फ़ोन आया। उन्होंने बहुत ही घबराई हुई आवाज़ में कहा कि विवेक का सीरियस एक्सीडेंट हो गया है और वह फटाफट अस्पताल पहुंच जाए। अभय हड़बड़ाहट में बिना सारिका को कुछ बताए अस्पताल पहुंच गया, लेकिन उसके पहुंचने के कुछ देर बाद ही विवेक ने दम तोड़ दिया। अभय और अजय ने माँ बाप को किसी तरह संभाला। रेखा जी का तो रो रो कर बुरा हाल था। वह कई बार बेहोश भी हो गई थी। सबसे छोटा होने के कारण रेखा का विवेक से लगाव बहुत ज़्यादा था। उसके चले जाने के बाद वह अंदर से टूट गई थी। अभय ने सारिका को जब यह खबर देने के लिए फ़ोन किया तो वह किसी मीटिंग में व्यस्त थी। उसने बिना कुछ सुने ही फ़ोन काट दिया। थोड़ी ही देर बाद अभय ने उसे व्हाट्सएप पर मैसेज किया, लेकिन मैसेज पढ़ने के बाद भी सारिका ने ना तो कोई जवाब दिया और ना ही फ़ोन किया। घर में दूर दूर से मेहमान आ चुके थे, लेकिन सारिका का कोई पता नहीं था। जब भी अभय उसे फ़ोन करता वो फ़ोन काट देती थी। शाम को 7 बजे के बाद सारिका ने अभय को फ़ोन किया और कहा कि ज़रूरी मीटिंग में व्यस्त होने के कारण वह बात नहीं कर सकी। अभय ने उसे तुरंत माँ के घर आने को कहा, लेकिन सारिका ने साफ मना कर दिया कि वह बहुत थकी हुई है और वह घर जा रही है। सारिका की यह बात सुनकर वह अवाक रह गया, लेकिन चाह कर भी सारिका को कुछ न कह सका। बड़ी बहू छाया ने अकेले ही सब कुछ संभाला। अगले दिन विवेक के अंतिम संस्कार से कुछ देर पहले सारिका घर आई और अभय के बहुत समझाने के बाद माँ के पास गई और उन्हें गले लगाकर रोने का नाटक करने लगी। थोड़ी देर में वह अभय को किनारे पर ले गई और साफ कह दिया कि उससे यह सब नहीं होगा। वह ऑफिस जा रही है क्योंकि उसकी ज़रूरी मीटिंग है। इसके बाद सारिका रोज 10-15 मिनट के लिए शक्ल दिखाने घर आ जाती थी। विवेक की 13वीं की रस्म के लिए सारिका ने सफ़ेद रंग की नई साड़ी खरीदी। अभय भी बहुत हैरान था कि आखिरकार सारिका को 13वीं के लिए नई साड़ी खरीदने की ज़रूरत क्यों पड़ी। 13वीं के दौरान शोक सभा में पहुंचकर सारिका ने एक बच्चे को अपना फ़ोन दिया और उससे उसकी फ़ोटो खींचने को कहा। थोड़ी ही देर में उसने सफ़ेद साड़ी पहने हुए अपनी फ़ोटो को फेसबुक पर अपलोड कर दिया और अभय और छाया को टैग करते हुए स्टेटस लिखा, फीलिंग सैड विथ अभय एंड छाया, मिसिंग यू माय डियर विवेक, आई लॉस्ट माय ब्रदर इन लॉ इन अ रोड एक्सीडेंट, RIP। इसके बाद वह शोक सभा में बैठे हुए लगातार अपने मोबाइल फ़ोन पर चिपकी रही। हर थोड़ी देर बाद अपनी इस पोस्ट पर आने वाले कमेंट को देखती रहती। अभय ने जब यह सब देखा तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन इसके बाद भी उसने सारिका से कुछ नहीं कहा। विवेक के जाने के बाद रेखा जी अक्सर बीमार रहने लगी। उन्होंने किचन का काम करना भी छोड़ दिया था। छाया ने अपनी सास की सेवा भी की और नौकरी करते हुए पूरा घर संभाला, लेकिन सारिका एक भी दिन ना तो रेखा जी का हाल चाल लेने आई और ना ही उसने घर में आकर किसी तरह का कोई काम किया। वक्त बीतता गया और शादी के लगभग 4 साल बाद सारिका ने बेटी को जन्म दिया। इस दौरान सारिका ने अपनी माँ को अपने पास बुला लिया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी माँ भी यह कहते हुए अपने घर लौट गई कि वह सारिका के पापा को अकेला ज़्यादा दिन नहीं छोड़ सकती हैं। उनके बिना उन्हें दिक्कत हो रही है। सारिका के लिए अकेले बच्चे का पालन पोषण करना आसान नहीं था। उसे चिंता इस बात की भी हो रही थी कि 2 महीने बाद जब छुट्टी खत्म होने पर वह नौकरी ज्वाइन करेगी तब उसकी बेटी कैसे संभलेगी। सारिका की माँ ने भी स्पष्ट कर दिया था कि वह अपना घर छोड़कर नहीं आएंगी।
बच्चे के साथ तो सारिका को दिक्कत हो ही रही थी। घर के काम काज के लिए रखी मेड भी इसी समय छुट्टी पर चली गई थी। सारिका ने अभय से कहा कि वो अपनी माँ को कुछ दिनों के लिए यहाँ बुला ले, लेकिन अभय ने यह कहते हुए साफ मना कर दिया कि जब माँ को उसकी ज़रूरत थी तो वह उन्हें सहारा तक देने नहीं गई। ऐसे में वह किस मुंह से माँ को यहाँ आने के लिए कहे। सारिका ने अभय को कई दलीलें भी दी, लेकिन अभय तैयार नहीं हुआ। दोनों के बीच इसी बात को लेकर रोज झगड़ा भी होने लगा। बच्ची के साथ सारिका घर में ही बंद गई थी। वह ना तो शॉपिंग करने बाजार जा पाती थी और ना ही अपनी फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पर। अभय ऑफिस के लिए सुबह घर से निकलता था और देर शाम को लौटता था। अकेले ही वह किसी तरह घर का सारा काम करती थी और बच्ची को भी संभालती थी। समय न मिलने के कारण उसका फेसबुक और व्हाट्सएप भी छूट गया था। फेसबुक पर वह इतना एक्टिव थी कि हर आधे घंटे में कुछ ना कुछ पोस्ट करती थी। उसके फेसबुक फ्रेंड्स भी हैरान थे कि सारिका को क्या हो गया है। सारिका को लगा कि उसे बच्ची की देखभाल के लिए फुल टाइम मेड रख लेनी चाहिए, लेकिन अभय इसके लिए भी तैयार नहीं हुआ। अभय ने सारिका पर नौकरी से इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाया, लेकिन सारिका इसके लिए भी तैयार नहीं थी। सारिका बहुत परेशान रहने लगी। उसे बार बार अपने सास ससुर के घर से अलग होने की गलती का पछतावा होता था। उसे लगता था कि अगर वह उनके साथ रहती तो ना तो उसकी आज़ादी छिनती और ना ही उसे बच्ची को अकेले पालने में दिक्कत आती। घर में सबके साथ रहकर बच्ची की भी अच्छी तरह देखभाल हो जाती। वह रोज यही सोचती थी कि वहाँ तो सब मिलजुल कर काम करते हैं, उसके जिम्मे तो सिर्फ नाश्ता बनाना ही था, और यहाँ अकेले ही उसे मेड न आने पर सारा काम करना पड़ता है। उसे लग गया कि उसका अलग होने का फैसला बिल्कुल गलत था। एक दिन उसने अभय से कहा, मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम लोग मम्मी जी पापा जी के घर वापस चले जाएं। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। एक बार तुम प्लीज़ मम्मी जी से बात करो ना। वो जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। सबके लिए नाश्ता बनाऊँगी। सारिका की यह बात सुनकर अभय भावुक हो गया और वह रोने लगा। अपने घर वापस जाने की बात सुनकर उसे खुशी तो थी, लेकिन उसके मन में डर भी था कि पता नहीं माँ उन्हें वापस आने देंगी या नहीं। अभय बहुत हिम्मत करके अपनी माँ से बात करने घर गया तो उसके मन का डर सही निकला। रेखा जी ने साफ मना कर दिया और कहा, बेटा अब तुम लोगों को हमारी ज़रूरत है, इसीलिए तुम यहाँ आना चाहते हो। जब हम लोगों को तुम दोनों की ज़रूरत थी तो तुम हमें छोड़कर चले गए थे। अभय को भी अपनी गलती का एहसास था, इसलिए उसने भी माँ को ज़्यादा समझाया नहीं और वह मायूस होकर घर आ गया। घर आकर उसने सारिका को जब माँ की बात बताई तो वह रोने लगी। वह पछतावे की आग में जल रही थी, जिससे उसे ठीक से नींद भी नहीं आती थी। रेखा ने अभय को मना तो कर दिया, लेकिन अंदर से वह बहुत दुखी थी। उनके मन में रात भर उधेड़-बुन चलती रही। बड़े बेटे का कोई बच्चा नहीं था। ऐसे में उन्हें लगता था कि अगर उनकी पोती घर में आती है तो बच्चे की किलकारियों से घर गूंज उठेगा। एक तरफ जहाँ वह सारिका को उसकी गलती का एहसास कराना चाहती थी, वहीं उसे अपने बेटे व पोती का भी मोह था। आखिरकार उन्होंने सुबह उठते ही अभय को फ़ोन किया और कहा, बेटा यह तेरा अपना घर है। इस घर में आने के लिए भला तुझे माँ से क्या इजाज़त लेनी पड़ेगी। जब तेरा मन करता है यहाँ आ जा, लेकिन हाँ, सारिका से कह देना कि चाहे जो हो नाश्ता तो उसे ही बनाना पड़ेगा। माँ की बात सुनकर अभय खुशी से उछल पड़ा। सारिका भी बहुत खुश थी। 3 दिन बाद वे अपना सामान लेकर वापस आ गए। सारिका और अभय ने सभी से माफ़ी मांगी। माँ ने सारिका को गले लगाते हुए कहा, बहू मैं तेरी सास नहीं माँ हूँ। तुमने घर छोड़ने का फैसला लेने में बहुत जल्दी कर दी थी। अरे कुछ दिन साथ रहती तो पता चलता कि मैं कैसी हूँ। रेखा की बात सुनकर सारिका फूट फूट कर रोने लगी और बार बार उनके पैर छूकर माफ़ी मांगती रही। इसके बाद सारिका का स्वभाव बदल गया। वह रोज सुबह जल्दी उठती थी और सभी के लिए नाश्ता भी बनाती। फेसबुक और व्हाट्सएप का इस्तेमाल कभी कभी करती थी। उसका स्वभाव बदला तो घर में उसके प्रति परिवार के अन्य सदस्यों का रुख भी बदल गया।
सारिका खुश रहने लगी और उसकी बेटी कब 3 साल की हो गई उसे पता ही नहीं चला। उसे परिवार में सबसे साथ मिलजुल कर रहने का महत्व समझ आ चुका था। दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।